एक तो मैं ये इंसाइट दी मैंने आपको कि ये तक मार्केट में खबर है कि मिसाइल अटैक नहीं हुआ है, गनमैन ने अंदर जाके मारा है। गनमैन मोसैद भी हो सकता है, मोसैद द्वारा हायर भी हो सकते हैं, और ईरान ने हैंड ओवर किया है इस्माइल को, इजराइल के सुपुर्द किया है कि आगे ये लोकेशन है, गार्ड्स नहीं होंगे, मार जाओ। पहली इंसाइट। दूसरी इंसाइट, जो शुरू में ईरान कूद फान मचा रहा था, ईरान को, शिया ईरान को सुन्नी हमास से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। अरे भाई कैसे होगी? हिजबुल्लाह से मोहब्बत है वो शिया, सीरिया से मोहब्बत है वो शिया, हूती से मोहब्बत है वो शिया, तो यार खामखा तुम्हें उन सुन्नियों से मोहब्बत कैसे हो गई? नहीं है। ईरान 8 महीने से एक चीज चाह रहा था जो कामयाब नहीं हुई। वो ये चाह रहा था कि सुन्नी वर्ल्ड को प्रवोक करके इजराइल के साथ भिड़ा दो, अपने दोनों दुश्मनों को एक दूसरे के साथ भिड़ा दो और दूर बैठ के तमाशा देखते रहो। श्रीलंकन आर्मी ने क्या किया? पकड़ तो प्रभाकरन को 3-4 दिन बाद ही लिया था, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी ये दिखाओ ये भागा हुआ है, भागा हुआ है, और जब तक तुम ये दिखाते रहोगे ये भागा हुआ है, तुम्हारे ऑपरेशंस को कोई रोकेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टाइम डिबेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रख्यात यूट्यूब एनालिस्ट को लेकर आया हूं। उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको उनका परिचय देता हूं। उनका नाम है डॉक्टर रिजवान अहमद। हाल ही में ईरान के अंदर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ, उसके ऊपर डॉक्टर रिजवान का क्या कहना है, उनका एनालिसिस क्या है, आप भी देखें। एक है इंटरनल यानी विद इन गाजा, एक है एक्सटर्नल जो कतर से ऑपरेट करती थी। तो इस्माइल हनिया जो एक्सटर्नल लीडरशिप है उसके सर्वोसर्वा थे, और इंटरनल के हैं सिनवर या सिनवर, जो भगा भगा फिर रहा है। क्यों फिर रहा है भगा भगा ये भी बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। तो हाल में ये हुआ 7 अक्टूबर से पहले कि जो ये एक्सटर्नल और इंटरनल लीडरशिप थी इसमें कुछ मतभेद शुरू हो गए, मतभेद। और 7 अक्टूबर की घटना से मात्र 2 घंटा पहले इस्माइल हनिया को ये जानकारी दी गई थी कि ऐसा हम काम करने जा रहे हैं। तो जिस 2 कौड़ी के इस्माइल हनिया को लोग मॉडरेट लीडर बोलते हैं, उस 2 घंटे में वो देश को बता देता, दुनिया को बता देता कि इस तरह की जानकारी मुझे मिली है और ये काम होने जा रहा है। अगर ये वाकई में मॉडरेट एक अच्छा इंसान था, 3-4 महीने पहले इसके तीनों बेटे कार में जा रहे थे तो इजराइल ने ड्रोन अटैक में तीनों को मार दिया था। सन 62 में ये पैदा हुआ था, गाजा में पैदा हुआ था। उस टाइम क्या गाजा और रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था? अब सवाल उठता है, सन 62 में ये रेफ्यूजी कैंप में गाजा में क्यों पैदा हुआ था? क्या सन 62 में भी इजराइल गाजा में था? तो नहीं था। वहां पर इजिप्ट घुस गया था, इजिप्ट ने मौका पाकर गाजा को कैप्चर कर लिया था। इसी तरह जॉर्डन ने मौका पाकर वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया था। तो 1967 में एक इन्होंने, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने और आपकी सीरिया ने और 1-2 और बुज़दिलों ने मिलकर अकल लगाई कि डे ऑफ फेस्टिविटी में जब त्यौहार होगा यहूदियों का, तो उस दिन चारों तरफ से इन पर हमला कर पूरा इजराइल हम घेर लेंगे। तो 1967 में इन्होंने चारों तरफ से इजराइल पर हमला कर दिया। एक दिन तो इजराइल थोड़ा सा पीछे हटा, उसके नुकसान हुए, फिर पलट के इजराइल ने बहुत मारा, बहुत कूटा। भाई साहब गए थे इजराइल पर हमला कब्जा करने, हुआ उल्टा ये हुआ कि इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो 1967 में इजराइल ने गाजा पर भी कब्जा कर लिया इजिप्ट से छीनकर, वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया जॉर्डन से छीनकर, और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लिया इजिप्ट से छीनकर, और सीरिया की गोलान हाइट्स से कब्जा कर लिया सीरिया से छीनकर। इसी गोलान हाइट्स पर धीरे धीरे इजराइल ने अपने सेटलमेंट करे। आज से 15 दिन पहले इजराइल के वहां पर जो सेटलमेंट हुए, बच्चे कुछ फुटबॉल फील्ड में खेल रहे थे, तो फौज शुक्र नाम का
एक हिजबुल्लाह का लीडर था जो बैरूत में कहीं छुपा हुआ था, उन्होंने रॉकेट अटैक किया और 10 बच्चे गोलान हाइट्स में मारे गए। जब मारे गए तो उससे बदला लेने के लिए 3-4-5 दिन पहले इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, उसको रजिस्टर किया कि ये कहाँ छुपा हुआ है, और दो बम मारकर फौज शुक्र को अल्लाह का प्यारा बना दिया, अल्लाह ताला के पास भेज दिया रिटेलिएशन में। अब नंबर था इस्माइल हनैया का, जो ईरान गए हुए थे। जब भी इजराइल चाहता है ईरान में घुसकर किसी को भी मार देता है। तो इस्माइल हनैया का थोड़ा सा कतर से अब तालमेल खराब हो गया, इस मारे ये की गोद में जाके बैठ गए। कुछ दिन जो इसके पहले इनके रईसी, इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पता नहीं कैसे लोग बताते हैं किसी सैटेलाइट के जरिए उनका हेलीकॉप्टर के कमांड के इलेक्ट्रॉनिक्स जैम हो गई और उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। उसके बाद मसूद रज़िशकियन ने वहाँ पर कमांड संभाली, जो एक मॉडरेट लीडर माने जाते हैं। तो उन्हीं से मिलने के लिए इस्माइल हनैया ईरान पहुंचे हुए थे। अभी तक ये ईरान नहीं बता रहा है कि इस्माइल कैसे मारा गया। कह रहा है मिसाइल अटैक में मारा गया 1:45 बजे। लेकिन अगर मिसाइल अटैक होता साथियों, तो कहीं ना कहीं तो कोई डिस्ट्रक्शन के वीडियोस या क्लिप्स बाहर आने शुरू होते। ऐसा कोई भी वीडियो अभी तक फोटो बाहर नहीं आई है। एक चीज ये मानी जा रही है कि उसको मुसैद के गनमैन ने जाके मारा है या विद इन ईरान मरवाया है। ये घर के अंदर ही शूट आउट हुआ है। अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान ये कह रहा है कि ये ऊपर से ड्रोन अटैक किया गया है। और इस समय ईरान में क्योंकि उनके नए प्रधानमंत्री मसूद साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो मिडिल ईस्ट से काफ़ी लीडर्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो एक इसमें ओपिनियन ये है, काफ़ी जगह से मैं देख के पढ़ के बता रहा हूँ, कि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह रहा है कि ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक नहीं हुआ है, मोसैद ने अंदर घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। एक ओपिनियन ये कह रहा है कि जो ये नए मॉडरेट प्रेसिडेंट साहब आए हैं, मसूद रज़िशकियन, इन्होंने किसी एग्रीमेंट या सेटलमेंट के चलते इस्माइल का काम लगवा दिया है मोसाद के कहने पर। ये भी खबर है। जब आप इस खबर के अंदर घुसेंगे, इंडियन मीडिया इतना कवर नहीं करता है इसको छोड़कर, और आप प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे तो आपको ये वहाँ पर खबर देखने को मिलेगी कि इसको बलि का बकरा बना दिया गया है। आगे जाकर कोई बड़ा अच्छा सेटलमेंट ईरान का और अमेरिका के साथ होगा। अब वो अपनी मस्जिदों पे लाल झंडा लगा दें, कह दें हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ वो टीन के मिसाइल फेंक दें, वो अलग बात है, पर ये भी चीज़ मार्केट में है। उधर यार, जैसा मैंने बताया था, गाज़ा का बहुत बुरा हाल है। देख देख के अफसोस होता है, वाकई बता रहा हूँ। वो 1300, हाँ, गाज़ा का बुरा हाल उसी को अधिकार है देख के अफसोस करने का, जिसने 7 अक्टूबर को जो इजराइल का हाल हुआ था उसे देखकर अफसोस किया था। मैंने वो भी देखकर अफसोस किया था और मैं ये देखकर भी अफसोस कर रहा हूँ। 40,000 लोग मार दिए, 40,000। पूरे गाज़ा को लगभग 660 खंडों में बांट दिया है। आर्मी अनाउंस करती है इजराइल की अब ये खंड खाली कर दो, लोग अपने बिस्तर बोरी लेके भागते हैं, फिर उस खंड में लड़ाई होती है, फिर इजराइल अनाउंस करता है कि वो खंड खाली कर दो, पहले वाले खंड में वापस चले जाओ, नॉर्थ से सेंटर में आ जाओ, सेंटर से साउथ में चले जाओ, साउथ से फिर बीच में आ जाओ। यही तमाशा चल रहा है। 20 से हमारे गाज़ा को काट दिया है। मतलब अब क्या चीज़ छुपी है, तबाही कर दी है। अब मैं वीडियो ख़त्म करूंगा और आपको 2-3 इंसाइट दे दूँ। एक तो मैं ये इंसाइट दी मैंने आपको कि ये तक मार्केट में खबर है कि मिसाइल अटैक नहीं हुआ है, गनमैन ने अंदर जाके मारा है। गनमैन मोसैद भी हो सकता है, मोसैद द्वारा हायर भी हो सकते हैं, और ईरान ने हैंड ओवर किया है इस्माइल को, इजराइल के सुपुर्द किया है कि आगे ये लोकेशन है, गार्ड्स नहीं होंगे, मार जाओ। पहली इंसाइट। दूसरी इंसाइट, जो शुरू में ईरान कूद फान मचा रहा था,
ईरान को, शिया ईरान को सुन्नी हमास से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। अरे भाई कैसे होगी? हिजबुल्लाह से मोहब्बत है वो शिया, सीरिया से मोहब्बत है वो शिया, हूती से मोहब्बत है वो शिया। तो यार खामखा तुम्हें उन सुन्नियों से मोहब्बत कैसे हो गई? नहीं है। ईरान 8 महीने से एक चीज चाह रहा था जो कामयाब नहीं हुई। वो ये चाह रहा था कि सुन्नी वर्ल्ड को प्रवोक करके इजराइल के साथ भिड़ा दो, अपने दोनों दुश्मनों को एक दूसरे के साथ भिड़ा दो और दूर बैठ के तमाशा देखते रहो। जिधर भी बर्बादी होगी, चाहे इजराइल में हो चाहे मुस्लिम सुन्नी अरब वर्ल्ड में हो, फायदा दोनों में ईरान का होना था। लेकिन मुस्लिम सुन्नी वर्ल्ड इसकी बातों में नहीं आया। जितना भी ये कर रहा है, ये सुन्नी वर्ल्ड को प्रवोक करने के लिए कर रहा था। उसके बाद जब सुन्नी वर्ल्ड प्रवोक नहीं हुआ, तब इसने अपने चिंटू मिंटू हूतीज हो गए, हिजबुल्ला हो गए, इनको कहा कि तुम भी थोड़ी सी बमबारी करो, ताकि पूरी दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड में ये मैसेज जाए कि देखिए ये ईरान शिया ही कुछ कर रहा है, और सुन्नी वर्ल्ड शर्मिंदगी में ही इजराइल के साथ अपने संबंध खराब कर ले। तो ये थी उधर इंटरनल पॉलिटिक्स। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा है लगभग 35 साल से, तो आप लोगों को ये इंसाइट दूसरी वाली मैंने दे दी। अब तीसरी इंसाइट दूंगा और अपना वीडियो खत्म करूंगा। तीसरी इंसाइट ये है, नहीं, अभी 2 इंसाइट दूंगा। तीसरी इंसाइट ये है कि पता है ये यहिया सिनवर अभी तक क्यों नहीं मारा गया है? मेरे भाई ये इसलिए नहीं मारा गया है, बड़ी खूबसूरत एनोलॉजी दे रहा हूं, बच्चे को समझ में आ जाएगी। जब एलटीटी के खिलाफ, अच्छा शर्ट कैसी लग रही है, 2100 रुपए के लिए है मैंने, खैर, अब एलटीटी के खिलाफ जब श्रीलंकन आर्मी ने अभियान चलाया, तो अगर वो दूसरे तीसरे दिन ही प्रभाकर को मार देते तो धरातल पर क्या होता? ये होता धरातल पर कि एलटीटी की जो फोर्सेस थी, जो गनमैन थे, वो डिसअपॉइंट हो जाते, नर्वस हो जाते, वो सरेंडर कर देते। वो सरेंडर कर देते तो सरेंडर दुनिया देखती। जब सरेंडर दुनिया देखती तो उनको पकड़ के जेलों में डालना पड़ता, और कहीं ना कहीं एलटीटी मूवमेंट जिंदा रहता, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सरेंडर, छोटे लीडर, बी ग्रेड लीडर, सी ग्रेड लीडर्स और फुट सोल्जर्स एलटीटी के सरेंडर कर चुके होते। तो श्रीलंकन आर्मी ने क्या किया? पकड़ तो प्रभाकरन को 3-4 दिन बाद ही लिया था, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी ये दिखाओ ये भागा हुआ है, और जब तक तुम ये दिखाते रहोगे ये भागा हुआ है, तुम्हारे ऑपरेशंस को कोई रोकेगा नहीं। तुम पहले जम के मार लो, जम के खत्म कर लो। जब जम के मार लो, जम के खत्म कर लो, तो उठा के बिठा देना। अब मारा गया प्रभाकरन। अब एक बहुत तगड़ा इनकाउंटर हुआ, प्रभाकरन फरारे जंगल में घेर लिया गया है। घेरा नहीं गया है, वो पेड़ पे बंधा हुआ वहां बहुत दिन से बैठा था। अब साहब गोलियां चली और प्रभाकरन ढेर कर दिया गया, यानी दी एंड, शटर डाउन। अगर शटर डाउन ऐसे ऑपरेशन में शुरू होते ही कर दिया जाए तो शटर डाउन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो आइडियोलॉजी और वो फुट सोल्जर्स और बी और सी कैटेगरी के नेता जिंदा रह जाएंगे। आप उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि वो सरेंडर कर देंगे। ये हुआ है गाजा में। गाजा में घुस के 4 दिन के अंदर ये यहिया सिनवर को गिरा देते। लेकिन अगर गिरा देते तो एक बड़ी लार्ज मात्रा में क्वांटिटी में हमास सरेंडर करता। हमास सरेंडर करता तो उनका सरेंडर एक्सेप्ट करना पड़ता, उनको इजराइल की जेलों में डालना पड़ता, आज नहीं ना कल उनको छोड़ना पड़ता, और हमास कहीं ना कहीं जिंदा रहता, भले गाजा में रहता, भले इजराइल की जेलों में रहता। बड़ी पते की बात बता रहा हूं, कहीं रस्सी से बांध के डाल रखा है इस यहिया सिनवर को। बता रहा हूं, ऐसा एक ऑपरेशन भारत में भी हुआ था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी। जो मेन आदमी था गिराने वाला, उसे जानबूझ के तीसरे चौथे दिन गिराया गया था। समझदार समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, ताकि उससे पहले सबको निस्ते नाबूद कर दो। तो भैया बहुत मुमकिन है, और अंदर घुस के जब देखोगे तो देखोगे कि सिनवर कहीं रस्सी से बंधा किसी टनल में पड़ा है।
जब तक पूरा ऑपरेशन नहीं खत्म हो जाएगा तब तक उसका जनगण मन, उसे अल्लाह का प्यारा नहीं किया जाएगा। ठीक। और अब अपने वीडियो को ख़त्म करूं उस बात के साथ कि जिसको सुनने के बाद अगर किसी मुसलमान में बाल बराबर भी इज्जत, जिल्लत, ईमान और खुदगर्जी होगी तो वो यूएई का बॉयकॉट करेगा। वो अपने रिश्तेदारों से कहेगा कि यूएई से वापस आ जाओ। वो अपने रिश्तेदारों से कहेगा कि पेप्सी की तरह यूएई का भी, दुबई का भी बॉयकॉट कर दो। दुबई की कमाई हराम की कमाई है। सोकोट्रा आइलैंड्स का नाम सुना है? ये एक आर्कापेलेगो है। जब आप रेड सी में घुसते हैं, रेड सी में, इस पर, ये इससे पहले यमन के अंडर था, इस पर यूएई ने कब्जा कुछ साल पहले कर लिया था। जब 7 अक्टूबर को यह घटना हुई और उसके बाद हूतीज ने यहां पर अंदर आने वाले जहाजों को बॉम्ब करना ड्रोन से शुरू किया, याद है ना, 4-5 महीने से किस्सा चल रहा था। तो इजराइल और अमेरिका को लगा यार ये लोग तो मुसीबत कर रहे हैं। यूएई को भी लगा साले ये हमारी भी कल को मुसीबत कर देंगे। सऊदी अरेबिया पर भी ये कभी कभी हूती मिसाइल अटैक कर देते हैं। तो जनवरी फरवरी से जो ये सोकोट्रा आर्कापेलागो है, यहाँ पर यूएई इजराइल के साथ मिलकर एक सैन्य नेवल बेस बना रहा है, जो इंटेलिजेंस बेस भी होगी और नेवल और एयरफोर्स बेस भी होगी, नीचे से हूतीज का बाजा बजाने के लिए, जिसमें पैसा यूएई का लग रहा है और टेक्नोलॉजी इजराइल की लग रही है। जी, ये काम चल रहा है फरवरी 2024 से और अब लगभग उसका 4-5 दिन पहले उसका फीता कटा है। अब बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, रिजवान ज्यादा अक्लमंद है या तुम? रिजवान ने 8 अक्टूबर 2023 को बोल दिया था कि इजराइल नहीं रुकेगा। बोलो, इजराइल रुका या नहीं रुका? नहीं रुका। रिजवान ने 8 अक्टूबर 2023 को बोल दिया था कि कोई मुसलमान मुल्क बीच में नहीं बोलेगा। बताओ, बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। रिजवान ने 8 अक्टूबर को बोल दिया था कि तुम रीले बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ा? बोलो, नहीं पड़ा। तुमसे रिजवान ने बोल दिया था कि इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड हमास की हरकतों को देखते हुए ना इजिप्ट इनके साथ खड़ा होगा, ना जॉर्डन इनके साथ खड़ा होगा, ना सीरिया इनके साथ खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा हुआ। और जो रिजवान अहमद ने कहा था जो पेप्सी और बर्गर किंग को तुम्हें बॉयकॉट करने का और केएफसी का, वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में वैसे ही बॉयकॉट कर रखी है ना। मैं बर्गर खाऊं, ना मैं पेप्सी पीऊं, ना मैं केएफसी का चिकन खाऊं। तुम्ही को ये सब शौक होंगे तो तुम ये करते होगे। तो भैया अब बताओ, अब यूएई इजराइल के साथ मिलके सैन्य अड्डा बना चुका हूतीज की पिटाई लगाने के लिए और अपने को समुंदर के उस हिस्से में मजबूत करने के लिए। अब बताओ, तुम लोग यूएई का बॉयकॉट करोगे या नहीं करोगे? इतने ईमान का दूध तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें पिलाया है या नहीं पिलाया है? तुम करोगे या नहीं करोगे? अगर तुम यूएई का बॉयकॉट करने का गूदा रखते हो तो कर दो। तुम्हारे साथ रिजवान अहमद भी पेप्सी, वेप्सी, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, फलाना सबका बॉयकॉट करेगा, सबका बॉयकॉट करेगा। और अगर दम नहीं रखते करने का तो फिर ये बेवकूफ़ी की हरकतें, रीले बनाना और पेप्सी की बोतलें तोड़ना क्यों करते हो यार? जाके पढ़ो, यूएई ने इजराइल के साथ मिलके सैन्य अड्डा बना लिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।